नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के सैनिक संगठन की। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में आरपी त्रिपाठी जी ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, मुस्लिम प्रशासन की कुछ अवधारणाएं, इस पुस्तक में लिखा भी है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यानी दिल्ली सल्तनत में बार बार सत्ता परिवर्तन होती रहती थी, लेकिन उसका मूल कारण यही था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी लाठी का अर्थ क्या हुआ? अर्थात सैनिक शक्ति जिसकी बहुत प्रबल है, जिसकी तलवार में बहुत अधिक धार है, वह राज निश्चित रूप से ही करेंगे। तो इस बात को लेते हुए रहेंगे। और दिल्ली सल्तनत का जहां तक हम करते हैं कि सैनिक बल पर ही निर्भर थी। संपूर्ण समय ऐसा था जब मुसलमान सुल्तान भारत में इस्लाम सत्ता को स्थापित और विस्तृत करने के लिए प्रयत्नशील रहे, और उसका मुख्य उनका फोकस रहा कि वह किसी न किसी रूप में सैनिक संबंधों में सुधार कर सके। जहां तक सेना में 4 प्रकार के सैनिक रखे जाते थे। पहला वो सैनिक होता था जो सुल्तान के पास रहता था। सुल्तान के पास का मतलब होता था कि वह शाही गुलाम हुआ हो, शाही अंगरक्षक हुआ हो। कुछ अन्य सैनिक आदर थे जो राजा शाही सेनाएं या सैनिकों के परिवार को जो है उनको सुरक्षा प्रदान करते थे, और इसे खास खेल एक शब्द का नाम है, उससे सुशोभित किया गया है। और आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक मुख्य भारत के शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, उन पर एक एसपीजी या जो रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये रहा जाता था। और उसके बाद में आगे चल के खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का किया कि वह बार बार निर्भर नहीं रहे, और 4,75,000 सैनिक दिल्ली में स्थायी सैनिक थे, ताकि वे सूबेदारों पर या किसी जमींदारों पर या किसी एकताओं के उपरांत उस पर निर्भर नहीं रहे। ये था। और इनका प्रमुख तो था, उन्होंने दीवान आरिज बनाया सेना विभाग का, और आरिज मुबालिक पद था और दीवान आरिज उसका विभाग कहा जाता था। तो ये दिल्ली सल्तनत की पहली सैनिक थी। दूसरे प्रकार के सैनिक होते थे जो दरबार के सरदारों और प्रांतीय सूबेदारों, एकतादारों आदि के द्वारा भेंट किए जाते थे या भर्ती किए जाते थे, और फिर उनमें से कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को वो जो है केंद्रीय सत्ता को सौंपते थे, और उन्हें प्रांतीय आरिज कहा जाता। सो उनको आय भी दी उनको तनख्वाहें भी दी जा सकती थी, वेतन भी दिए जाते थे, और कुछ को जागीर भी दिया जाते थे। अलाउद्दीन के समय में जागीर प्रथा समाप्त कर दी गई थी। और ये तृतीय प्रकार के जो सैनिक होते थे वह इस प्रकार के होते थे कि वह सैनिक जो केवल अस्थायी रूप से सेना में करते थे, यानी आपातकाल के समय भाई उनको एक देखा जाए तो एक ट्रेनिंग दे दी जाती थी कि भाई आप आपातकाल के समय पहले सैनिक प्रशिक्षण लेके अपने पास रखिए, और जब हमारे को संकट होगा या युद्ध के समय की स्थिति होगी, शत्रु पक्ष आएगा, तब हम आपको सैनिक बनेंगे। तो वो तीसरे प्रकार के होते थे। और चौथे प्रकार के मुस्लिम सैनिक होते थे जो स्वयंसेवक के रूप में ले जाते थे, और वह स्वयंसेवक जब युद्ध की परिस्थितियां बहुत विपरीत हो जाती थी राज्य के केंद्रीय सत्ता के, तो वह स्वयंसेवक आकर अपनी सेवाएं देते थे, किसी भी रूप में दो, चाहे युद्ध के रूप में दो या युद्ध के सैनिकों की मदद के रूप में दो। लेकिन विशेष तौर पर यह देखा गया कि चौथे प्रकार के जो सैनिक होते थे वह जिहाद का जब नारा लगता था या बिल्कुल मार काट का या करो या मरो का नारा लगता था, तब वह सैनिक मैदान में उतरते थे, और एक अतिरिक्त जोश सैनिकों को दिलाया जाता था। अब चाहे वह धार्मिक विषमताओं के रूप में दिलाया जाए या चाहे उत्तेजना के रूप में दिलाया जाए, लेकिन ये निश्चित रूप से था कि वह चतुर प्रकार के सैनिक जो थे वो धर्म से इर्द गिर्द जुड़े हुए थे। अब सेना के जो मुख्य भाग थे वो 3 भाग थे। घुड़सवार सेना कही जाती थी, अपन पैदल सेना भी कर सकते थे, और घुड़सवार भी हम देखते हैं कि जैसे 2 प्रकार के होते थे। 2 प्रकार के सैनिकों का मतलब होता था कि घुड़सवार वह जो एक तो भारत खुद यहाँ रहा जाता था, और एक घुड़सवार जो विदेशी घुड़सवारों में जाते थे। और खास करके जैसे हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय तो घोड़ों को दागने की प्रथा हो गई थी, यानी भर्ती भी वे स्वयं करते थे, निरीक्षण रहते थे, उनका हुलिया वगैरह नोट करना, पारिवारिक परिस्थितियां नोट करने के लिए एक रजिस्टर हुआ करता था, ताकि जब निरीक्षण के समय हुआ सुल्तान से निरीक्षण करे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि एक प्रांत वाला घुड़सवार दूसरे प्रांतों में घुड़सवार भेज दिया जाए और ऐसा लगे कि घुड़सवार की संख्या तो बहुत अधिक है और वास्तव में घुड़सवार बहुत कम है। तो ये एक सुधार होता था। तो अब पैदल सेना और घुड़सवार सेना हो गई, और उस पैदल सेना में हम देखते थे कि भाले वगैरह, तो फिर होता था कि तोपखाने ये इसका। अब एक मुख्य चीज यहां पर आती है कि तोपखाने का आविष्कार हो तो गया था, लेकिन बारूद का उपयोग करना उस तोपखाने के साथ में नहीं हुआ था। और यह पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, तब उसने ये इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। लेकिन उसके पहले ये नहीं था। और इसके पहले हम देखते हैं कि वे जो है जंगली सांप, कटार जो है अन्य चीजें वो तोपों के रूप में
भालू के रूप में फेंक लीजिए, जलने वाले पदार्थ होते हैं, जहरीले सांप होते थे, पत्थर होते थे, विशाल सांप, लोहे के बड़े बड़े गोले होते थे, उनको फेंका करते थे और ये उस पर मन नहीं होता था। और दिल्ली सल्तनत की जो दिल्ली सल्तनत की सेना की बात की जाए तो धर्म और जो सभी प्रकार के सैनिक थे, लेकिन फिर भी मुस्लिम सैनिकों की संख्या हिंदू सैनिकों की अपेक्षा बहुत अधिक मानी जाती थी। कहीं कहीं पर नगद वेतन भी दिया जाता, लेकिन हम आगे चलकर देखते हैं कि उनमें जो बहुत कम वो कर दिया गया था, जागीर प्रथा उसको कर दी थी। सेना का संगठन और पदों का विभाजन मुख्यतः दशमलव प्रणाली के आधार पर होता था, यानी न्यूनतम सबसे 10 की भी होती थी और 10,000 तक सैनिक होती थी। 10,000 तक एक सूबेदार के पास में सैनिक होते थे। और स्थायी सेना जो है अलाउद्दीन ने रखी, उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने भी रखी और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी रखी। सिकंदर लोदी के समय में कम हो गया, लेकिन फिरोज तुगलक के समय ने ये रखी तो सही, लेकिन उस प्रथा में इतनी शिथिलता देगी कि भ्रष्टाचार में सेना की का बोलबाला बहुत अधिक हो गया था। तो दिल्ली सुल्तानों की युद्ध पद्धति पर समान रहती थी। शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाने के लिए वे गुप्तचर व्यवस्था भी करते थे, यानी एक सैनिक ये भी थे कि गुप्तचर थे। तो हमने देखा कि घुड़सवार थे, पैदल थे, तोपखाने और इनका उपयोग किया जाता था, साथ में गुप्तचर व्यवस्था थी। और अलाउद्दीन ने इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया कि वह जानता था कि बार बार विद्रोह का कारण क्या हो सकता है। तो बार बार विद्रोह का कारण एक ये भी लगा कि समाज जो है गुटबाजी होती है, गुटबाजी का निवारण इससे जाहिर गुटबाजी का निवारण जो है हम गुप्तचर व्यवस्था से पता लगा सकते हैं और उसका निवारण भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा था। और एक जो से हम यहाँ पर एक बनाते कि कई बार क्या होता था कि जो है महत्वपूर्ण भागों में, किले के महत्वपूर्ण भागों में, दुर्गों में भी सेनाएं रखी जाती थी और वो सुरक्षा पंक्ति रहती थी और वो स्थायी रूप से वहां का वही निवास करते थे। अब ये सीधा सीधा का तौर पता कि जो सम्राट होता था या सुल्तान होता था वह मुख्य सेनापति होता था और सब उस पर निर्भर रहते थे। सेनाओं में संशोधन करना, उनके नियम के सुधार करना उसका विशेष अधिकार था और वह समय समय पर करता भी था। और ये सेनापति का चयन करना और सैनिकों का चयन करना उसकी उस पर विशेष उसको सुरक्षित रहता था। और दुर्बल शास्त्रों के नेतृत्व में सेना दुर्बल हो गई और प्रबल शास्त्रों के नेतृत्व में सेना प्रबल हो गई। ये दिल्ली सल्तनत की विशेष विशेषता लगी रहती थी। लेकिन फिर भी हम ओवरऑल माना जाए तो दिल्ली सल्तनत की सेना जो है, सुल्तानों की सेना उतनी श्रेष्ठ नहीं मानी गई जितने की मुगल कानी की। भाई उनमें कुल मिलाकर सैनिक प्रशिक्षण, सैनिक शिक्षण, जुझारूपन और अनुशासन की बहुत ज्यादा कमी दिखाई जाती है। और तोपखानों का निर्माण तो उन्होंने कर लिया लेकिन वे सदुपयोग उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए कहा जाता है। और जब बाबर भारत में आया तब उसने ये किया। तो इस प्रकार से हमने दिल्ली सल्तनत की सेनाओं का मुख्य बिंदुओं पर आज अध्ययन किया। धन्यवाद।